परसेप्शन एक भावना होती है। अब की बार थारा भाई विधायक बढ़ गया तो ऐसा लगा भाई आ गई पावर, ऐसा कुछ भावनाएं देखिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। निश्चित रूप से इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बेहतरीन चैनल है जो जन समस्याओं से जुड़ी चीजों को समय समय के ऊपर उठाते रहते हैं, जनता के और प्रशासन के सामने वो समस्याएं लेकर आते हैं। मैं एक बार पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं देशराज चौधरी, वार्म वेलकम टू अवर न्यूज इंटरव्यू शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 बार से चुमू के विधायक रहे और बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता रहे और वर्तमान में जो परिसीमन हो रहा है उसका जयपुर उत्तर देहात का इनके पास में चार्ज है। तो इनसे जानेंगे इनके पर्सनैलिटी के हर पहलू के बारे में, जो इतना तवील अरसा इन्होंने राजनीति में गुजारा है, सत्ता में भी गुजारा है, सत्ता के बाहर भी गुजारा है। तो इनके पर्सनैलिटी के पहलुओं के बारे में, कार्यशैली के बारे में और कुछ जो पब्लिक परसेप्शन के सवाल हैं उनके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने शुरुआत की राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव पद से, तो वो दौर कैसा था उस समय, और फिर वहां से आपको जो पहली बार विधायक की टिकट मिली उसकी क्या कहानी है? देखिए 92 में समूह सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद में 92 में राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया। 95 में राजस्थान कॉलेज पास आउट की और उसके बाद में राजस्थान कॉलेज में जब थे तभी हम विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए थे। तो विद्यार्थी परिषद में काम करते करते 98 में पहला चुनाव लड़ा और 2000 के अंदर महासचिव राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ में बना। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में काम किया। ग्रामीण युवा कल्याण संस्था जो हमारे खुद के कार्यकर्ताओं ने जो बनाई थी, उस संस्था के अधीन भी कई रचनात्मक कार्यक्रम हमने किए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, आरटीओ ऑफिस के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस शिविर लगाना, या जिनको मैं कहूँ कि स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करना। ये अनेकों ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम थे जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में सजग रहे, संपर्क रहे और उनके साथ मिलकर काम किया करते थे। तो इसमें बैग आपको जो पहली बार जब टिकट मिला उसकी कहानी क्या है? जब विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे थे उसी दौरान राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी सजगता और संपर्क लगातार था। तो उस समय वसुंधरा जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजस्थान पधारी थी। उसी समय 2003 के अंदर पहली बार टिकट मांगा था। घनश्याम जी तिवारी यहाँ से विधायक रहे, 93 में रहे, फिर 98 में वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद में उनका सांगानेर टिकट फाइनल हुआ। और उसी दौरान जब हम टिकट मांग रहे थे तो पार्टी ने हमारे को 2003 में पहली बार उम्मीदवार बनाया। उसके बाद में लगातार राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उसके बैकग्राउंड की कहानी क्या है? आपके टिकट में घनश्याम तिवारी ने आपका नाम प्रपोज किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी और एक विचारधारा के ऊपर काम करने वाली संगठन है जिसके अंदर सभी चर्चा परिचर्चा करने के उपरांत ही निर्णय होता है। कांग्रेस की तरह सर्कस वाली पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति कोई तय करता हो। तो टिकट का निर्णय विचार परिवार के अंदर भी हुआ, टिकट का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी हुआ और इसमें सबकी आम सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। तो दूसरा सवाल, जब पहली बार एमएलए का टिकट मिलता है, पहली बार में आप चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव लड़ने का तरीका, उसमें कैसा अनुभव रहा और जीतने के बाद कैसा? देखिए, पार्टी का उम्मीदवार कोई बनता है तो वो एक चेहरा होता है, बाकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और उनका पुरुषार्थ होता है। मेरा तो किसी लंबा संपर्क भी नहीं था आम जनता से, संगठन में काम जरूर करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जो कई वर्षों से काम कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के आधार पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के युवा के रूप में मुझे यहाँ से उन्होंने चुनाव जिताया। तो उसमें सभी का योगदान है, जनता का भी योगदान है, कार्यकर्ताओं का भी योगदान है, सबका योगदान है। तो इसमें जैसे पहली बार विधायक बनता है, लोगों में जो परसेप्शन एक भावना होती है, अब की बार थारा भाई विधायक बढ़ गया तो ऐसा लगा भाई आ गई पावर, ऐसा कुछ भावनाएं? देखिए, 4 चीज ईश्वर सबको देता है और चारों चीजों में विकृति आना स्वाभाविक है, लेकिन इन चारों चीजों को अगर व्यक्ति समावेश कर लेता है या इन मारवाड़ी के अंदर हम कहते हैं कि उनको पचा लेता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है।
जवानी है, सुंदरता है, पैसा है और पावर है। ये चारों चीजें ऐसी है जिसमें व्यक्ति में विकृति आना स्वाभाविक है। इन चारों चीजों को संतुलित करके और हमने चौमू क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। जनता के जो एक सवाल था जहन के अंदर कि चुनाव लड़ने के लिए तो सभी आते हैं लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता, एक कॉमन मैन की इमेज डेवलप करने का काम किया कि जनता जिसको चुनती है वो उनके बीच में रहे, वो उनके सतत संपर्क में रहे, उनके समस्याओं का समाधान करे, उनकी बातों को सुने। पहली बार 2003 के बाद में ऐसा विधायक चौमू के अंदर जो हर व्यक्ति ये मान के चलता था कि अगर मैं बात करूंगा तो मेरे कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे, या मैं काम बताऊंगा तो मेरे समस्या का समाधान होगा। तो जैसे आपने एक तवील अरसा गुजारा है, लोगों के तमाम तरह की हवा में जो सवाल हैं वो तैरते हैं। एक तो आपकी पृष्ठभूमि को लेकर आप एक इस तरह की पृष्ठभूमि से रहे हैं, आज आपने चुनावी हलफनामे में तकरीबन 7 करोड़ दिखाए हैं, लोगों का अनुमान इससे कहीं ज्यादा है। उनको जांच करानी चाहिए। उसका जांच तो वो ये बोलते हैं उनकी आपकी सरकार है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, टोल में बोलते हैं कि उनका सिर है, जैसे करेसर है तो उसमें उनका सिर है, और जैसे कई चीजें हैं उसमें उनका सिर है, और जो चुनावी हलफनामा है उसमें तकरीबन 7 करोड़ ऐसा कुछ दिखाया गया। तो इन सवालों को आप कैसे एड्रेस करेंगे? विष्णु के अवतार भगवान राम थे, और जब भगवान स्वयं इंसान के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, जनता उनको ही नहीं बख्शती, उनके ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाती है। तो मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो कोई अवतार भी नहीं हूं। तो जब भगवान को जनता नहीं बख्शती तो मेरे को बख्शने वाली कहाँ है? और रही बात यह कि बात करने में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई वेट नहीं है, तो चर्चा करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, हकीकत यह है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को रोजगार भी दिलाने का काम करते हैं, हम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए झगड़ा करने का काम भी करते हैं, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सब कुछ करते हैं। झगड़ा करने का काम कैसे? झगड़ा इस तरीके के, उनका हक है, वो हक उनको मिलना चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर कोई कंपनी काम कर रही है या हमारे क्षेत्र में कोई फर्म ऐसा काम कर रही है जहां लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार दिलाने के लिए बहुत सी कंपनियां चौमू क्षेत्र में काम कर रही है। मयूर इंडिकेटर्स काम कर रही है, बोरोसिल यहाँ काम कर रही है, अन्य फैक्ट्रियां चाहे रिको इंडस्ट्रियल एरिया कालाड्रा में हो, जैतपुरा में हो, चाहे मंडा में हो। हमारे को लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो उनके लिए अगर लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता है तो वो भी करते हैं, रोजगार भी दिलाते हैं। तो इस टोल के ऊपर भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब हमारे निजी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि टोल उनका है, लगे क्या दिक्कत है? टोल रिद्धि सिद्धि कंपनी है, उदयपुर की कंपनी है, हमारी कोई कंपनी नहीं है। हाँ, हमारे आदमी काम कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। जो कंपनी दूसरी आएगी उसमें भी हमारे आदमी काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। जो हाथ में क्रेशर है, नहीं, मेरा कोई क्रेशर से कोई संबंध नहीं है, और इस तरीके अगर कोई चर्चा कर रहे हैं, माइनिंग में नहीं है ना, कहीं पे कोई बिजनेस नहीं है मेरा। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे कार्यकर्ताओं को आप जॉब दिलाते हैं, तो जो ये फैक्ट्रियां हैं इनमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनमें आप चौमू के जो कर्मचारी हैं उनको प्रायोरिटी दिलाने जिनमें योग्यता है और जो काम करने में सक्षम है, जो कंपनी के हित में है, और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो हमारी रिकमेंडेशन के आधार पर या हमारे कहने से आज काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई आदमी कहे कि हम काम करना नहीं चाहते, हमें पैसे दे, तो ये तो संभव नहीं है। काम करे बिना पैसा कौन देगा? तो जैसे आपका 3 टर्म का कार्यकाल रहा, 1, 2, 3, तो आप तीनों टर्म को अपनी उपलब्धियों के तौर पर कैसे देखते हैं, और सबसे बेस्ट कार्यकाल कौन सा था? देखिए, चौमू के अंदर अगर इतिहास इस बात का हम देखें तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो उम्मीदवार रिपीट होता है। 77 के अंदर रामेश्वर दयाल जी यादव एमएलए बनते हैं, वो 80 के अंदर चुनाव हारते हैं। 80 के अंदर तेजपाल जी चुनाव जीतते हैं, 85 तक वो रहते हैं, 85 में फिर रामेश्वर जी जीते हैं, 89 के अंदर लोकदल से फिर वो चुनाव जीते हैं। तो 93 के अंदर घनश्याम जी चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर 98 के चुनाव में वो 45,000 से चुनाव हारते हैं। जो 98 में 45,000 से जीतते हैं वो 2003 के अंदर 45,000 से जीते हुए उम्मीदवार फिर 5,000 से चुनाव हारते हैं। हमने हमारा, अगर आप चुनाव देखोगे तो कभी भी अगर हारे भी है तो ये नहीं है कि जनता ने पूरी तरीके से हमारे को नकारा हो। 2008 का चुनाव हारा तो वो भी 135 वोटों से हारा। इसका मतलब जनता
हराने के लिए मतदान नहीं कर रही थी, जिताने के लिए मतदान कर रही थी। ठीक है, अंकों के गणित है, आंकड़े हैं, कहीं परिश्रम कम होता है, ज्यादा होता है, चुनाव जीते हैं। लेकिन 2008 में 135 वोटों से हारने के बाद में 44,000 से चुनाव जीते हैं 2013 के अंदर। 2018 के अंदर फिर चुनाव जीते हैं। 2023 के अंदर भी कितने भ्रम की स्थितियां पैदा करके, साजिशें रच के, दो पार्टियां एक जगह बैठ के चुनाव लड़ती है, एक पेट्रोल पंप के ऊपर दोनों का हिसाब होता है। तो ये सब जनता को सब पता है, आज वास्तविकता सबके सामने है। लेकिन फिर भी 5,000 से चुनाव हारना ये नहीं है कि जनता ने पूर्ण तरीके से नकार दिया। ओके, तो जैसे आपका एक चुनाव था जो 135 वोट से आप हारे, तो उस हार पे आपको कैसा लगा? कुछ देखिए, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन निर्णयों को आपको स्वीकार करना चाहिए। हमने 135 से हारे, हमने उसको स्वीकार किया, मेहनत की, परिश्रम की, वापस वही जनता है, उस जनता ने 45 से चुनाव जिताया। तो कहीं कोई मन में अगर आपके किसी के प्रति दुर्भावना या द्वेषता नहीं रखते हुए आप अपने पथ के ऊपर आप चलते रहोगे तो जनता सब देखती है। आप एक बार जनता को गुमराह कर सकते हो, आप बार बार नहीं कर सकते। और आपने साजिशें 2018 के अंदर भी हुई, 2023 के अंदर भी हुई, चलती रहती राजनीति के अंदर साजिशें। यही किसी को रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए, ये साजिशें होती है राजनीति में। तो सबको पता है ना 2003 के अंदर कौन फाइनेंस कर रहा था, कौन चुनाव लड़ा रहा था, किस लिए लड़ा रहे थे। फिर पंचायत समिति के चुनाव हुए, चुनाव के अंदर किस तरीके से प्रधान बनाने के लिए आप पैसे मांग रहे थे, सब पता है सबको। 2023 के अंदर किस तरीके से पहले टिकट मिल नहीं रहा था, फिर टिकट नहीं मिल रहा था, तो फिर कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर होने के बाद में किस तरीके से आरएलपी के नेता पे प्रेशर डाला गया, प्रलोभन दिए गए, फिर वापस टिकट डिक्लेयर कराया गया, सबको पता है। अच्छा, तो अब ये उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं उन्होंने अपना रास्ता रोकने की कोशिश की। नहीं, रास्ता कौन किसी का नहीं रोक सकता, सब तकदीर होती है, भाग्य होता है, जिसके भाग्य में लिखा होता है उसको सब मिलता है। तो जैसे 2000 जो अभी चुनाव गया है, इस चुनाव में आपको क्या रहा, क्या कमियां रही? और हम तो कमी हमारे में ही मानते हैं, हमारे मेहनत और परिश्रम और पुरुषार्थ के अंदर कमी थी, इसलिए परिणाम सकारात्मक नहीं आ सका। अब आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और अधिक प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले चौमुख से, इसका मेहनत करेंगे। तो इस चुनाव के बाद आपकी सरकार बनी, तो जो लोग हैं यहाँ के वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं जो यहाँ से कर्मचारियों का पीछे तबादला हुआ है, उस तबादले में जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कोई जाति विशेष नहीं है, आंकड़े उठा के देखो, जो 5 आदमी चाय की थड़ी के ऊपर बैठ के बातें करते रहते हैं उनमें कोई सार्थकता का परिणाम निकलता नहीं है। बातें तर्क संगत करनी चाहिए। हाँ, जो गलत है कर्मचारी, जो यहाँ के नहीं है कर्मचारी, जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? अभी भी कह रहे हैं वैन खुलेगा, भेजेंगे बाहर। हमारे यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं, वो किसी भी जाति समुदाय को लेकर आएंगे उनको। अब जो जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? जैसे कुछ लोग ये लगा रहे हैं एलिगेशन, भाई सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। एक जाति टारगेट, प्रमाण होंगे ना आपके पास, प्रमाण लेके आओ ना। जैसे वो एग्जाम्पल के लिए वो बोल रहे हैं चौमू थाने में जितने भी लगाए हुए कर्मचारी हैं, उस जाति विशेष आपको एक कर्मचारी नहीं मिलेगा। किसके? जिस जाति विशेष को आप ऐसे बात करने से नहीं, प्रमाण हो तो आप पेश करो ना, क्या दिक्कत है? सब नौकरी कर रहे हैं, जो भ्रष्ट है, बेईमान है, वो जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? उनको ज्यादा गिलानी भी नहीं होनी चाहिए। जो 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, जो जमे बैठे हैं, जानी चाहिए, क्या दिक्कत? तो इस पर आपका ये कहना, आप जाति विशेष को टारगेट नहीं? जाति विशेष के आधार पर नहीं, हम कर्म विशेष पे काम करते हैं। जो बढ़िया काम करने वाला वो किसी भी जाति का हो, काम करेगा चौमू में। जो अच्छा काम करने वाला नहीं है वो जाएगा। इसी चुनाव के दौरान मैं आपका चुनाव कवरेज देख रहा था, तो आप वैसे कूल डाउन आदमी हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो आया आपका जिसमें आप थोड़ा टेम्परामेंट आपने लूज किया, तो आपको लगता है ये आपको थोड़ा डिफीट में इन चीजों से कोई ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से कोई चीजें होती नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता है कि जो सही है उस सही को स्वीकार करना चाहिए, चाहे कोई भी, मैं हूं चाहे और कोई दूसरा हो। और जिन बातों में कोई सत्यता नहीं है, उन बातों में कोई हाथ पैर नहीं है, और आप ऐसी बातें किसी के सामने करोगे तो स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। तो जो चीज हकीकत है उसको बताने के उपरांत भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अगला आदमी जो बोल रहा है वही भगवान थोड़ी है भाई। तो अभी आपकी सरकार है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, सरकार की पॉलिसीज है। देखिए, बीजेपी की सरकार बनने के बाद में, भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद में, चौमू विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का बजट मिला है। चाहे वो सड़कों में मिला हो, चाहे पेयजल के अंदर मिला हो, चाहे स्कूलों में कमरे बनाने का मिला हो,
चाहे आपके ट्यूबवेल स्वीकृति हुए हो, करोड़ रुपए का बजट मिला है। कालाडरा के अंदर नगर पालिका की घोषणा हुई है। सड़कें जो 3 मीटर की थी वो बढ़कर 5.5 मीटर की बहुत सी सड़कें हुई है। अभी इस बजट के अंदर ही गोविंदगढ़ से लेकर दोबड़ाई चारणवास होते हुए निवाड़ा मोड़ तक की सड़क 20 करोड़ रुपए मिले हैं। 4 लेन सड़क पिछले बजट के अंदर 100 करोड़ रुपए बधार से लेकर गोविंदगढ़ तक के मिले हैं। अभी इस बजट के अंदर रेनवाल सड़क से लेकर मंडा होते हुए सड़क की 5.5 मीटर चौड़ाई की सड़क बनेगी। आष्टी मोड़ से लेकर लालासर की सड़क बनेगी। तो बहुत सा पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उदार मन से दिया है। और हमने जो भी डिमांड रखी है उनके पास, बड़ी समस्या चौमू में आने वाले समय में पेयजल की है, तो पेयजल समस्या के समाधान के लिए भी बीसलपुर से जोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। भविष्य के अंदर बीसलपुर की सेकंड फेज जो बन रहा है उसके अंदर चौमू जुड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। तो जैसे एक अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें क्रेडिट वॉर चल रही है, जैसे टाकलडा बाईपास है, तो आप बता रहे हैं टाकलडा बाईपास पहले से सैंक्शन है, जो इस समय एमएलए है। देखिए 2011 के अंदर हाड़ौता से लेकर और दूदू तक मेगा हाईवे स्वीकृत हुआ था 2011, जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कंपनी की गलत नीतियों की वजह से, कंपनी की लापरवाही की वजह से बीच में बंद हो गया, काम कंप्लीट नहीं हो पाया। इसी दौरान जब रेलवे जो मीटर गेज था, उस समय मीटर गेज की अप्रूवल ड्राइंग स्वीकृत हुई, तो वो मीटर गेज की हुई थी। उस समय कंपनी ने काम बंद कर दिया था। जब कंपनी का निपटारा हुआ, काम शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद में ब्रॉडगेज से मार्ग रेल का बना, उसकी ड्राइंग दोबारा अप्रूवल हुई। उसमें 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति टाकड़ा से लेकर और हाड़ो तक राशि स्वीकृत की थी। पीडब्ल्यूडी ने पैसा स्वीकृत किया था। आरएसआरडीसी का सड़क बनाने का काम का ठेका दिया हुआ था। इसी दौरान उसकी स्वीकृति मिलने में 3 साल लग गई, 2.5-3 साल लग गई रेलवे की स्वीकृति आने में। उससे उसका रेट का डिफरेंस बढ़ गया, 52 करोड़ की जगह 72 करोड़ रुपए हो गए। बीच का जो अमाउंट था वो अब सरकार ने स्वीकृत किया है। तो उसमें एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में प्रयास हमने ये किया कि जब स्वीकृति नहीं मिल रही थी तो डीआरएम से बातचीत की, डीआरएम से संपर्क किया, और उसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत फिर पीडब्ल्यूडी से अधिकारियों से संपर्क करके उस पैसे को स्वीकृति सरकार से कराई। अब उसका काम मुझे लगता है 2 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्रेडिट लेने या नहीं लेने वाली बात ही नहीं है। तो जैसे उसका यहाँ से जो विधायक हैं उन्होंने पहले पन्ने पे एडवर्टाइजमेंट दिया है। देने के लिए कोई भी दे सकता है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे लगते हैं। आप किसी अखबार में पैसे दो, एडवर्टाइजमेंट लग जाएगा। लेकिन विज्ञापन छपाने से कोई ये थोड़ी होता है कि उनके प्रयासों से कोई परिणाम निकल कर आए। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे काम थे कि अधिकारियों से संपर्क रखते हुए हमने उन कामों को धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। और आज भी हम वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी को हर पत्र हमने करीबन 15 दिन 20 दिन पहले लिखा, उसको सोशल मीडिया के ऊपर हमने डाला। जो जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने डाला, जो जो लिखा, वो सारे काम आप उठाकर देख लेना, उनकी स्वीकृति सरकार ने जारी की है। इससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। एक चौमू विधानसभा से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है वीर हनुमान जी का। पहला मुद्दा है रोपवे का, तो वो कब तक चालू हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, जो वीर हनुमान जी एक इंटरनेशनल स्पॉट है, यूं मान लीजिए, तो वहां जो जाने वाली सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं, एक वाया नांगल बड्डा होते हुए जाती है, एक जो लिंक रोड जाती है। तो पहले तो रोपवे का, फिर सड़कों का। रोपवे की सैद्धांतिक स्वीकृति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली ने जारी की है। उनमें 3 कंडीशन उन्होंने डाली है। कंडीशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन 3 कंडीशन है कि आप रजिस्ट्रेशन के 4 गुना शुल्क जमा कराओगे, आप 1 हेक्टेयर जमीन आप सरेंडर करोगे। एक विवाद है, एक खसरा ऐसा है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मंदिर माफी है, और अगर उसी को फॉरेस्ट के गजट को देखते हैं तो वही खसरा उसमें बोल रहा है। तो उन्होंने उस खसरे को सिलेंडर करने की बात कही है। अभी कुछ दिनों पहले भूपेंद्र जी यादव साहब से मुलाकात मैंने की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस कंडीशन को आप विलोपित कराइए, तभी जाके ये रोपवे का रास्ता साफ होगा। तो उन्होंने कहा है कि मैं अधिकारियों को निर्देशित करता हूं कि इस कंडीशन को विलोपित करें ताकि उसका रास्ता निकले। तो हम वो प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्दी उसकी स्वीकृति जारी हो ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो कब तक रोपवे चालू हो जाएगा ये उम्मीद? अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक वो शर्त विलोपित नहीं होती तब तक मैं नहीं कह सकता कि रोपवे कब तक चालू होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितना प्रयास हमें करना चाहिए उससे कहीं बेहतर प्रयास हम रोपवे शुरू करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा सवाल, जो सड़कों से, जो दोनों सड़कें इस समय, एक सड़क की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उस पर मैंने रिपोर्ट भी बनाई है।
चोमू से वीर हनुमान जी जाने वाली सड़क है, एक तो एक हाथमोदा से सागर होते हुए वो भी वीर हनुमान जी की सड़क को लिंकअप सड़क है। अभी एक रिपेयरिंग का 18 लाख रुपए का बजट तो स्वीकृत हुआ है हाथमोदा के अंदर, हाथमोदा से लेकर सागर की तरफ। लेकिन इन सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ना अब नितांत जरूरी है, तो प्रयास कर रहे हैं। एक बार जयपुर विकास प्राधिकरण की पैराफेरी का गजट अभी जारी होगा, वो सीमाएं विस्तार करने का, तो वो कहां तक सीमाएं आती है तो देखते हैं। पीडब्ल्यूडी से काम कराएं या जयपुर विकास प्राधिकरण से काम कराएं। पिछले बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री महोदय ने सामोद के डेवलपमेंट की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा कला और पर्यटक डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। जेडीए कह रहा है कि कला और पर्यटक करेगा, कला और पर्यटक कह रहा है कि जेडीए ने पहले काम किया है, हम एजेंसी उनको बना देंगे। तो डिपार्टमेंटली थोड़ा इश्यू है, उसको हम सॉर्ट आउट कराएंगे। जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जेडीए का पैसा या सरकार का पैसा वीर हनुमान जी के विकास में हो लगे। तो जैसे ये जो नांगलवाड़ा वाली रोड है, इसका तो पहले टेंडर लोग बता रहे थे, पहले से टेंडर है, बहुत पुरानी सड़क है, तो अभी तक निर्माण नहीं हुआ इसका। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है नांगलबड्डा का कौन सा टेंडर हो रखा है, कौन सा नहीं हो रखा है। रूट जा रहा है, रूट नांगलबड्डा के थ्रू जो बालाजी रूट जा रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी कर लेता हूँ। अगर पहले से स्वीकृत है तो उसको शुरू कराने का काम करेंगे, अगर स्वीकृत नहीं है तो स्वीकृत कराने का काम करेंगे। और जो ये हाथमोदा से लिंकअप रोड है, इसका आपने बताया अभी 18 लाख रुपए रिन्यूअल के पैसा स्वीकृत किया सरकार ने। उसमें सिर्फ 1 किलोमीटर का है, जैसे वो आगे की सड़क है तो वो उसकी भी हालत खस्ता है। देखते हैं इस बजट के अंदर दोबारा रिन्यूअल की जो सड़कें हैं, क्योंकि वो एरिया विधानसभा शाहपुरा के अंदर आता है, चोमू विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बालाजी के आसपास सभी के लिए है। तो कोशिश करेंगे कि उस मार्ग को भी राव राजेंद्र सिंह जी यहाँ के एमपी हैं, एमपी साहब से बात करके और उसको उनकी तरफ से कम वो रूट तो होना चाहिए, क्योंकि उसमें तकरीबन जैसे मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा, तो उससे लाखों लोग गुजरते हैं, तो ये तो आस्था का सवाल भी है। करेंगे जल्दी। इसके अलावा जैसे अभी परिसीमन की बातें चल रही हैं, तो जैसे कुछ गांव हैं जो जैसे गोविंदगढ़ के अंदर जैसे बोफास का नाम आ रहा है, वो चोमू जो बन रही है उसमें ऐड हो रहा है। हाथनोदा जो सेम गांव है, पड़ोसी गांव कह लें उसको, वो भौगोलिक की दृष्टि से जो गांव जहां आना चाहिए जिस पंचायत समिति में उसी में आएगा। नांगलबड्डा है, हाथनोदा है, बोफावास है, ये गांव चोमू पंचायत समिति के अंदर आने चाहिए तो चोमू में आएंगे। जो गांव गोविंदगढ़ पंचायत समिति के नजदीक है वो गोविंदगढ़ में आएंगे। अब फालतू की अफवाहें चलती रहती है, अफवाह में कोई सार्थकता नहीं है, तो इन अफवाहों में सार्थकता नहीं है। ये चोमू उसमें जो गांव जिस पंचायत समिति के नजदीक रहेगा वो उसी के अंदर आएगा। तो हाथनोदा, नांगलबड्डा, जो ग्राम पंचायत जिस पंचायत समिति के नजदीक रहेगी भौगोलिक दृष्टि से वो उसी के अंदर आएगी। और एक जो दूसरा मुद्दा जो अभी जैसे मेरे को लोग पूछ रहे थे, जैसे हाथनोदा है, उनकी जो तहसील है, उस तहसील को चोमू के बजाय खेजरोली किया जा रहा है, तो ये तो अपने आप में जैसे हाथनोदा की चोमू से सीमा भी लगती है नगर परिषद में। मेरी जानकारी में नहीं है तहसील का पेरापेरी क्या रहेगी, लेकिन हो सकता है कि गिरदौर सर्किल जो है, क्योंकि विधानसभा का परिसीमन हुआ था, वो परिसीमन गिरदौर सर्किल के आधार के ऊपर हुआ था, तो गिरदौर सर्किल के आधार के ऊपर ही इनका पुनर्गठन हुआ था विधानसभाओं का। तो हो सकता है कि गिरदौर सर्किल के आधार के ऊपर उनका तहसील की पेराफेरी खेजरोली के अंदर हो। जो भी नियम है, प्रक्रिया है, उसके तहत ही उसका क्षेत्राधिकार रहेगा। जैसे उन लोगों का मानना है खेजरोली के बजाय चोमू सीधा रूट। मानने के लिए तो सब लोग कहते भी हैं कि बजाय हम शाहपुरा के हमारे को चोमू में रखो, तो रह थोड़ी सकते हैं, क्योंकि परिसीमन हुआ है तो वो नॉर्म्स के तहत हुआ है। नहीं, जैसे अब नया परिसीमन होगा वो 26 की जनगणना के बाद होगा, नहीं विधानसभा। लोकसभा का परिसीमन जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, विधानसभा का परिसीमन होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर की विधानसभा की पॉपुलेशन जितनी मान के चलते हैं कि 1.5 लाख होती है, 2 लाख होती है, वो पॉपुलेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर आगे का परिसीमन होता है। वो तो जैसे आयोग बनेगा वो अपनी रूपरेखा तय करेगा। जैसे मैं कल परसों कहीं देख रहा था, वो ये बता रहे थे सीटी में संख्या ज्यादा बढ़ाई जाएगी, सीटों की ग्रामीण इलाके में कम सीटें। पॉपुलेशन के आधार के ऊपर परिसीमन होता है, कभी भी क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता। जहाँ पॉपुलेशन का घनत्व ज्यादा है वहां कम क्षेत्रफल के अंदर भी विधानसभा बनती है, लेकिन जहाँ पॉपुलेशन का घनत्व जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ बहुत कम है तो वो एक भौगोलिक दृष्टि से बड़ी विधानसभा बनती है। लेकिन जैसे आप जो जैसे नांगलबड्डा, हाथलोदा, वो पास ये गाँव गए, इनकी तहसील अगर खेजरोली होती है तो लोगों को परेशानी होगी। जो भी वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, अगर आपत्ति अगर सही है तो उनके अंदर सुधार करेगी सरकार। अब जैसे कुछ पर्सनल सवाल, जैसे आप गाने सुनते हैं? कौन नहीं सुनता? मतलब गाने कौन नहीं सुनता? जैसे कैसा आप सुनना नहीं चाहते तो भी आपको सुनना पड़ेगा।
आपको कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी वाले ने गाड़ी चला दी तो आपको सुनना पड़ेगा। आप रास्ते के अंदर जा रहे हो किसी भजन संध्या कार्यक्रम में, तो वहां कार्यक्रम में आप उपस्थित हो तो वहां आपको भजन सुनने पड़ेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहे तो भी सुनना पड़ता है। वैसे पर्सनली पर्सनल गाने सुनना सभी की आदत में होता है, गाने अच्छे भी लगते हैं, सुनना सभी सुनते भी हैं। हेल्थ रूटीन में आप एक्सरसाइज क्या करते हैं और खाने का क्या सीन रहता है? सुबह सुबह 4:30 बजे उठना, 5:30 बजे तक अखबार पढ़ के फ्रेश होना, 5:30 बजे सड़क पे आना, मॉर्निंग वॉक 1-1.5 घंटा करना, उसके बाद में दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। और जैसे खाने में क्या खास? सादा जो मिल जाए। शादी ब्याह में जीनते हैं या नहीं? भूख लग रही हो तो जीम लेते हैं, नहीं लग रही हो तो नहीं जीमते। नहीं, जैसे कई लोगों का होता है वो मीठा नहीं खाते, ऐसा सब चलता है, सब चलता है। अभी अभी तक जो ईश्वर ने कैपेसिटी दी है जितना पदार्थ को सेवन करने की, वो अभी नॉर्मल है सब चीजें। तो आपके बाल ये नॉर्मल है या? एक उम्र तक नॉर्मल रहते हैं, उम्र के बाद में नॉर्मल रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अब राजनीति की तरफ रुख करते हैं, सरकार की तरफ। सरकार ने दूसरा बजट दिया है, तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं चौमू क्षेत्र के लिए? बजट बेहतरीन है, अच्छा है, और पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने बजट की क्रियान्विति के लिए एक मॉनिटरिंग टीम लगाई है। और वो मॉनिटरिंग टीम में जहां जहां जिन जिलों के अंदर घोषणाएं हुई है, जिला कलेक्टरों से संपर्क करके, जैसे फॉर एग्जांपल इसी बजट के अंदर हस्तेड़ा के अंदर टीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया गया। अधिकारियों के कई बार मेरे पास भी मैसेज आए कि जमीन का आवंटन करना है, तो अच्छी जगह कौन सी हो सकती है जहां जमीन का आवंटन किया जा सकता है। तो ये इस बात को दर्शाने का काम करते हैं कि वास्तविकता के अंदर सिर्फ घोषणा ही नहीं है, घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए धरातल के ऊपर अधिकारी काम भी कर रहे हैं। तो जैसे कई योजनाएं थी, जैसे स्वास्थ्य योजना थी कांग्रेस सरकार में, उसमें उन्होंने 25 लाख का फ्री किया था। उन्होंने चुनाव में वादा किया हुआ भाई 50 लाख कर देंगे। आपकी सरकार ने उसमें 10 लाख का कर दिया, तो इससे आपके पास भी जैसे हॉस्पिटल है, देखिए एक इसमें समस्या आ रही है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप 25 लाख करो, 50 लाख करो, आप 1 करोड़ करो, लेकिन बैरिकेड कांग्रेस ने इतने लगा दिए कि किसी को 25 लाख का लाभ, आप बताएं आंकड़े कि आपकी सरकार ने 25 लाख का लाभ कितने लोगों को दिया। वो आंकड़ा आपका या तो शून्य आएगा या आधा % आएगा, इससे ज्यादा आंकड़ा है नहीं। लेकिन नॉर्मल जो बीमारियां होती है उन बीमारियों के अंदर 10 लाख रुपए भी खर्चा होना, लेकिन साथ में कई असाध्य बीमारियां ऐसी होती है जहां लगातार ट्रीटमेंट चलता है, खर्चा 10 लाख की जगह 20 लाख 50 लाख तक भी होते हैं। तो सरकार में ऐसे मामलों के अंदर प्राथमिकता रखते हुए उनका वैकल्पिक रास्ता को निकालना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना माने तत्कालीन या पूर्ववर्ती सरकार जो वसुंधरा जी की थी उन्होंने शुरू की थी। हाँ, ये सही है कि गहलोत जी आए दोबारा, उन्होंने उस योजना के अंदर कुछ वृद्धि करने का काम किया। तो जनहित के अंदर जो भी काम है वो हर सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, और वो करती भी है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे उन्होंने योजना का आप अभी 10 लाख दे रहे हैं, तो कम से कम इसकी जैसे किसी की असाध्य बीमारी है तो वो इस रेंज में तो कम से कम उसका अधिकार नहीं है, और अगर उसकी फुर्सत नहीं है तो वो आदमी जाएगा काम से। देखिए अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो उस गाइडलाइन के अंदर नहीं आ रहे, खाद्य सुरक्षा सूची में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या जिन्होंने 800 रुपए का बीमा नहीं करवाया, या बीमा करवा लिया लेकिन वो अवधि पूरी नहीं कर पाए ताकि उनको लाभ नहीं मिले। लेकिन सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं जिला कलेक्टर को, कोई भी व्यक्ति बीमारी की वजह से इलाज के कारण वो काल के ग्रास में नहीं जाना चाहिए। स्पेशल आईडी किसी भी हॉस्पिटल में आप जनरेट करा सकते हो, जनरेट करा के कलेक्टर से परमिशन लेके और व्यक्ति इलाज करा सकता है। तो एक ये बड़ी सुविधा है। कोई किसी का अगर खाद्य सुरक्षा सूची में भी नहीं है, उन्होंने क्लेम भी इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा, तो भी वो इलाज करा सकता है। इलाज के लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी को इनकार नहीं कर सकता। अभी मैं सुबह आ रहा था, उस समय एक यूपी से एक खबर आ रही थी, एक आईपीएस है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, वो उन्होंने रिश्वत ली है या ऐसा कुछ है, और वो आईपीएस अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले चोमू में तहसीलदार के साथ एक ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें एसीबी ने छापा मारा है, तो उसमें अभी तक उन पे ना तो कार्रवाई हुई है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर सरकार ने कार्रवाई की है तो उस प्रकरण को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? देखिए 2 चीजें हैं। एक होती है कि कोई भ्रष्ट है, बेईमान है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और एक होती है कि कोई व्यक्ति किसी का कहना नहीं मान रहा और साजिश के तहत उसको फंसाने की कोशिश करें। दोनों में अंतर है। गलत है, सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को साजिश में फंसाना है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम अच्छे अधिकारी को बचाने का काम भी सरकार करे। गलत है तो हम कहते हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कोई किसी की साजिश का शिकार होकर जब मामला इस बात का संज्ञान में आया कि कंप्लेंट करता की शिकायत 30 तारीख को होती है और 23 तारीख को उसका कन्वर्जन हो जाता है, तो जब कन्वर्जन 23 तारीख को हो गया तो 30 तारीख को काहे की रिश्वत देगा? जैसे उन्होंने मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उस मामले में जो बता रहे हैं, जो उन्होंने जमीन कन्वर्जन के लिए आवेदन किया उसमें उनका 1,37,000 रुपए का वाजिब रेट बनता था। तो जो रीडर है उन्होंने उनसे मांगे 8.5 लाख रुपए। इसके बाद उनकी एसीबी में कंप्लेंट होती है, एसीबी कॉल रिकॉर्ड करती है। कॉल रिकॉर्ड होने के बाद वो सारी कार्रवाई होती है, हालांकि वो रंगे हाथ नहीं करते। रिश्वत मांगने वाला व्यक्ति जब तक रिश्वत नहीं मिलती है तब तक कोई काम नहीं करता है। जब किसी का काम ही 23 तारीख को हो गया और आप कंप्लेंट 30 तारीख को कर रहे हो तो ये साजिश है या यथार्थ है? 23 को आप एक तरफा नहीं चले, आप दूसरी तरफ जाके उनसे पूछे। आप उनसे ये पूछे कि आपका कन्वर्जन कितनी तारीख को हुआ और आपने एसी में कंप्लेंट कितनी तारीख को दी। अधिकारी कह रहे हैं कि हमने इनका 23 तारीख को कन्वर्जन जारी कर दिया और इनकी कंप्लेंट 30 तारीख की है। तो 30 तारीख को जब कन्वर्जन 23 को हो गया तो 30 को कंप्लेंट करने का अर्थ नहीं है। ये तो फिर आप ये कह रहे हैं द्वैतापूर्ण कार्रवाई है। हाँ, तो अगर किसी की साजिश के अंदर कोई जनप्रतिनिधि किसी को मोहरा बनाकर कंप्लेंट करने के लिए किसी अधिकारी के पास लेकर जाए, फिर वो कार्रवाई कराने की कोशिश करे, तो जायज है तो कार्रवाई हो जाएगी, नाजायज है तो कौन किसी को कैसे करेगा? तो आपको लगता है चोमू में जो भी अधिकारी इस समय कार्यरत हैं वो किसी प्रकार के करप्शन में कोई भी चोमू विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर करप्शन करेगा वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, उसको जाना पड़ेगा। चोमू के अंदर साजिशें बहुत सी चल रही है, बहुत से इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को गुमराह करके और लोगों के साथ अहित करने का काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो विवाद, कई पारिवारिक विवाद ऐसे होते हैं जिन विवादों के अंदर कानून से ऊपर भी जाना पड़ेगा। जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? आप कितने भाई हो? मैं 2। आप 2 भाई हो। आपके पिताजी ने कोई जमीन खरीदी और आपके एक भाई का नाम करा दी, आपका हिस्सा है या नहीं है? तो अगर पिताजी ने खरीदी तो जाहिर सी बात है, जायज है ना। लेकिन आपके भाई के नाम जमीन है और भाई कहेगा सारी जमीन मेरे नाम है, मैं मालिक हूं, तो कानून के साथ दोगे या हकीकत का साथ दोगे? तो यही है ना, हकीकत है वो दूसरी होती है, कानून है, कानून समझ चीजें अलग होती है। तो पारिवारिक, जहां पर बहुत से विवाद ऐसे हैं जहां पारिवारिक दृष्टि से एक व्यक्ति का हक है लेकिन वो कागजों में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कागजों में किसी का हक नहीं है तो उसको हक नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए ना। तो जैसे पिछले कुछ समय से ये भी चर्चाएं थी, सरकार में जो शैडो पोस्ट होती है या जैसे कुछ मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं जो और चीजें काम करती हैं, उनमें आपका नाम चल रहा था। नहीं, मैं काम संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन में काम करूंगा मैं। ऐसे पार्टी जो तय करेगी, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम करूंगा। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि हमें यही काम करना है, पार्टी जो भी तय करे। तो जैसे आपने 3 टर्म विधानसभा में गुजारे हैं, तो विधानसभा का कोई किस्सा जो मजेदार हो? किस्सा ये है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जन समस्याओं के समाधान करने के लिए आप अपनी बात को कह सकते हो, रख सकते हो, लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए ही उस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए वो अनुचित है। अधिकारियों के ऊपर डर दिखाने का अगर आप प्रयास करें वो अनुचित है। जो अधिकारी गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया है, अधिकारी भी है, उनके उच्च अधिकारी भी हैं, सरकार के संज्ञान में भी लेकर आना चाहिए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग होना चाहिए। ये सबको मर्यादा में रहकर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। तो आपकी कैसी यादें रही 3 टर्म की? जैसे वहां आपके दोस्त भी बने होंगे, कुछ खास ऐसे दोस्त भी बने हैं जो आपके करीबी हैं इस समय भी? बहुत से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के भी वरिष्ठ नेता जब विधानसभा के अंदर अपना व्यवहार को देखने का जब मौका मिलता है तो उनसे बहुत कुछ सीखने का चीजें हमको ग्रहण करनी चाहिए। सिटिंग ज्यादा होनी चाहिए, कौन क्या बोल रहा है। आप वहां बैठ के पूरे राजस्थान की समस्याओं के बारे में आप जान सकते हो, वहां बैठ के आप
राजस्थान के किस क्षेत्र की क्या समस्या है, कौन विधायक किस आधार के ऊपर अपनी बात को रखा है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पूरे प्रदेश की जानकारी हो सकती है। अभी विधानसभा में एक इंसिडेंट होता है, जो स्पीकर है वासुदेव नानी जी, जो खीवसर से विधायक हैं डांगा राम जी, वो बोलते हैं, जैसे खड़े होते हैं वो राम राम सा करते हैं, तो उनका स्पीकर ने एक अवहेलना के तौर पे बोला, हो गई राम राम सा, सवाल पूछो आप। देखिए, विधानसभा नियम और प्रक्रिया होती है। उस नियम और प्रक्रिया के तहत विधानसभा में जो भी माननीय सदस्य का सवाल लगता है, सबसे पहले वो खड़ा होता है और अपने प्रश्न संख्या बोलते हैं, प्रश्न संख्या कितने, फिर उसके बाद में मंत्री उसका जवाब देता है। वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर सबको उसकी पालना करनी पड़ती है। वही स्पीकर महोदय ने भी विधानसभा के जो नियम और प्रक्रिया, उन प्रक्रियाओं की पालना करने की बात कही थी, किसी की अवहेलना तो करने की बात नहीं। इसमें ऐसा लगा जैसे डिसरेस्पेक्ट हुआ खीवसर से, जैसे फिर लोगों ने उसको यूं बनाने की कोशिश की भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है। विधानसभा के अंदर नियम और प्रक्रियाओं के आधार पर चलती है, और नियम और प्रक्रियाओं के तहत जो है, तो उसके आधार पर इसमें किसी की कोई अवहेलना करने वाली बात ही नहीं है। अब किसी व्यक्ति को आप दिन में कहोगे कि साहब 4 बज रहे हैं, और कोई ये कहे कि नहीं 8 बज रहे हैं, आप कहोगे 4 बजे हैं, वो कहे नहीं 8 बज रहे हैं। तो जो आदमी जिसको कुछ कहना है, जो करना है, वो करेगा ही करेगा, आपकी बात थोड़ी मानेगा। तो जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वो नकारात्मकता की बातें सोचेंगे। तो जैसे आप अभी पावर में हैं, सरकार में, एमएलए नहीं है लेकिन सरकार में, पहले भी आप एमएलए रहे हैं, सरकार में नहीं रहे, सब दौर देखा है आपने, तो आपको कौन सा दौर सबसे अच्छा लगा? देखिए, समय पे समस्याओं का समाधान हो जाए, लोगों को राहत मिल जाए, वही दौर अच्छा होता है। और हमें खुशी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और चौमू क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सी सड़कें हमने स्वीकृत कराई है, रिपेयरिंग की सड़कें स्वीकृत कराई है, पेयजल समस्या का समाधान किया है, जल जीवन मिशन के अंदर भी बहुत सी स्कीमों को धरातल के ऊपर लाने का काम किया है। तो चौमू क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान हो, इससे बढ़िया दौर कोई हो नहीं सकता। एक पर्सनल सवाल, जिंदगी का सबसे खुशनुमा पहलू या पल, और सबसे गमजदा पल? राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव जीतना सबसे बड़ी खुशी थी, और वीर हनुमान जी का डेवलपमेंट करना उससे बड़ी खुशी है, और चौमू क्षेत्र के जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ये इससे भी बड़ी खुशी है। और जिंदगी का सबसे गमजदा पहलू? कोई गम नहीं, अभी तक तो आया नहीं, आएगा तो बताएंगे। अब क्या आपके पेरेंट्स जीवित है अभी तो? हाँ, सब जीवित हैं, और ऐसा गम का पल कभी आया नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आए भी नहीं, और आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। जिंदगी का हिस्सा है गम, गम और खुशी दोनों जिंदगी का हिस्सा है? नहीं, हमारे तो खुशी खुशी है, गम तो है नहीं कोई। अब थोड़ी देर हो गई। रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने अपने अनुभव सब तरह के, और जो यहाँ उनके कार्यकाल रहे हैं, और भी अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो अगले इंटरव्यू में हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा, ये बताएं पहले। देसराज जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि आपने बेबाकी से कई सवाल ऐसे किए हैं जिनका उत्तर देना नितांत आवश्यक इसलिए था क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपनी वास्तविकता आप बयां कर सकते हो और आपकी बात को लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। मैं देसराज जी को और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में चौमू विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य कोई बात होगी या अन्य कोई समस्या होगी, उसके ऊपर भी पूरी बेबाकी से उसकी चर्चा परिचर्चा हम सब करेंगे। धन्यवाद। तो अभी जैसे फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट कर दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेहतरीन चैनल है जो जन समस्याओं से जुड़ी चीजों को समय समय के ऊपर उठाते रहते हैं, जनता के और प्रशासन के सामने वो समस्याएं लेकर आते हैं। मैं एक बार पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ।